नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने सभी नियोजित शिक्षकों के लिए राजकर्मी बनने के लिए आपको सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। जिस निमित्त सक्षमता प्रथम आयोजित किया गया और लगभग 1,87,000 के करीब नियोजित शिक्षक आपको पास होके विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए तैयार हुए। और इसी क्रम में आपको 1 जनवरी के बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करने के लिए आपको आदेश जारी हुआ। और इसी के क्रम में जब अभी कुछ लोग योगदान कर रहे हैं, लगभग लोगों ने 1 तारीख को योगदान कर लिया। जो लोग कुछ बीमारी से और आदि इत्यादि से जो आपको ग्रसित थे, उन लोगों ने योगदान अभी 7 तारीख तक उनको करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में चूँकि सभी शिक्षकों ने अपने विद्यालय में ऑफलाइन योगदान किया, उसके बाद विभागीय स्तर पर ई-योगदान करने की एक व्यवस्था बनाई गई है, जो विभागीय स्तर पे कार्यान्वित हो रही है। इसके बाद अब बात आती है प्राण की। बहुत सारे शिक्षकों में ये भ्रम है कि प्राण कार्ड हम कैसे खोलें, अपने से खोलें कि विभागीय आदेश का इंतजार करें। सबसे बड़ी व्यवस्था आपको जो है डीडीओ वाली, इसमें भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल्स हैं जो उन्होंने बता दिया है कि कैसे खोलने, और उन्होंने जो डीडीओ जो है, जो ब्लॉक स्तर पे डीडीओ बने हुए हैं, जो पुराने शिक्षकों के लिए, उनको उन्होंने डीडीओ बना दिया है। जबकि आपके सोशल मीडिया पे जो वीडियोस के पेज वायरल हो रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। तो ये भ्रम है और बहुत सारे लोग प्राण कार्ड जनरेट करने के लिए आपको व्यथित है, व्यथित ही नहीं व्यग्र हैं कि हमारा कैसे प्राण कार्ड जनरेट हो जाए। तो इस निमित्त हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि प्राण कार्ड आखिर जनरेट कैसे होता है, कौन-कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके अलावा प्राण कार्ड जब बनेगा तो एनपीएस अकाउंट कैसे उसके साथ काम करेगा। एनपीएस अकाउंट जब काम करेगा तो प्राण कार्ड का उसमें क्या रोल रहेगा। क्या डीडीयू जो होंगे वो ब्लॉक स्तर वाले होंगे या जिला स्तर वाले होंगे। क्या हमें आदेश का इंतजार करना चाहिए। कैसे ये डीडीओ का काम होता है। क्या केवल इन्हीं जो सामने दिए गए हैं 60 डॉक्यूमेंट से हमारा काम हो जाएगा। जी नहीं। आइए वीडियो के माध्यम से उन सारी चीजों को जानेंगे और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राण आखिर है क्या। प्राण अगर इसको लिखा जाए तो PRAN। पी से परमानेंट, ए से रिटायरमेंट, आपको आप ए से अकाउंट, एन से नंबर। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक खोली जाती है जिसमें एनपीएस आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, यानी पेंशन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट से जुड़ता है। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो पैसे भेजे जाते हैं, उसी प्राण कार्ड जनरेट होता है और इसी प्राण नंबर वाले अकाउंट नंबर में, यहाँ लास्ट के जो ये 2 नंबर हैं एन, ये वाले यानी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, यही भेजे जाते हैं। इसी अकाउंट नंबर में एनपीएस के डिडक्शन जो होते हैं वो इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के, जैसे आपको बता दें 10% होते हैं इम्प्लॉय के यानी कर्मी के, आपको 14% जो होते हैं वो आपको इम्प्लॉयर के होते हैं। यानी अगर सरकार की दृष्टि से देखा जाए, चूंकि हम विशिष्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सरकार का 14% आपको सरकार अपना योगदान देती है और 10% आपको कर्मी देता है। इसी तरह होता है। और जब एनपीएस जो कटौती होती है, वो कटौती जो है आपको, ये आपके बेसिक प्लस डीए, इन दोनों को जोड़ के आपको किया जाता है। जबकि पहले आपको पता था जो ईपीएफ वाला मामला था उसमें 15,000 फिक्स था, ये वो नहीं है। यहाँ आपको बेसिक, जितना आपका बेसिक होगा और जितना आपका डियरनेस अलाउंस होगा, महंगाई भत्ता होगा, उन दोनों को जोड़कर जितनी रकम बनती होगी उसी पे आपको ये 10% वाला हिसाब, जो ये 10% वाला हिसाब इसी रकम पे होगा और 14% वाला भी उसी रकम पे होगा, और आपका वो पैसा जो है वो आपको ये प्राण में जाएगा, इस अकाउंट नंबर में आपको जमा होगा। और वो पैसा जो जमा होगा कौन से होगा, एनपीएस वाला पैसा, वो वहां होगा। अब देखते हैं कि जब प्राण नंबर हम खोलने जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आपके सोशल मीडिया पे ये धड़ल्ले से ये चीजें वायरल हो रही हैं कि ये चीजें जरूरी है, तो केवल इन 7 चीजों से वो जरूर आपको नहीं खुल जाएगा। नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नॉमिनी नेम। डीओबी, डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, और वो मोबाइल जिसपे एसएमएस के तहत आपको
एसएमएस आएगा उस मोबाइल नंबर पे। यहाँ लिखा जा रहा है कि एंड्रॉयड मोबाइल, जी नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत नहीं है जिसपे आपको एसएमएस आए। वो कौन सा मोबाइल जिसपे एसएमएस आए, कौन सा एसएमएस, जो आपके आधार से लिंक हो, उसकी जरूरत है। क्लियर हो? ये तो हमने यहाँ देख लिया, और एनपीएस और प्रान को हमने आपको बड़ी ब्रीफली जाना। अब देखते हैं अगर ऑफलाइन में वो भरा जाता है, ये क्योंकि ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और ऑफलाइन अगर भरा जाए तो ये आपका परमानेंट जो रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो जिसकी बात की हमने, ये हमारे सामने देखिए। यहाँ एक फोटोग्राफ भी मांग रहा है, यहाँ वो फोटोग्राफ भी मांग रहा है। तो यहाँ जब ऑफलाइन में फोटोग्राफ मांग रहा है, यहाँ आपका सिग्नेचर मांग रहा है, तो ऑनलाइन भी जाइएगा तो ये चीजें डिमांड होगी। तो ये जो 7 चीजें हैं, केवल उन्हीं से काम नहीं चलेगा आपका। आगे यहाँ पूरा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आदि इत्यादि वो मांगेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ डीडीओ की बात हर जगह आ रही है, हम देखते चलते हैं और इसकी जो जानते चलते हैं। देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई, ऊपर अगर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ टू बी सर्टिफाइड बाय डीडीओ, ये अगर ऑफलाइन भरा जाएगा तो ये डीडीओ के सिग्नेचर से वो वेरीफाई करेगा। आप अपने से कितना भी कुछ कर लें, मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के आपको परमानेंट अकाउंट नंबर बनाए जाते हैं। एक आपको उदाहरण देते चलता हूं तो आप समझ जाएंगे, और वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो को आपने स्किप कर लिया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी और गलती होगी, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से कुछ लोगों ने बड़ी जल्दी में और बेचैनी में उन लोगों ने अपना अकाउंट खुलवा लिया था। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ गई। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एपीवाई लिया हुआ है, अटल पेंशन योजना के तहत, उनका वहां भी प्राण बना हुआ है। तो ये क्या, फिर उनको प्राण खुलवाना पड़ेगा क्या, कैसे है? तो यहां ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। अब देखते जैसे चलते हैं हम, आइए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ नाम हो गए, पिन कोड इत्यादि सारी चीजें लगभग पूछता जाता है। यहाँ ईमेल आईडी इत्यादि, बैंक के डिटेल, तो पासबुक की बात वहां हो गई थी। आईएफएससी कोड सारी डिटेल होंगी। ऊपर हमने देख लिया फोटो इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो वो सिग्नेचर आपको लगेगा ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन भी अगर जाएंगे तो सबकी स्कैन कॉपी आपको करनी होगी, जबकि यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई हैं। जो आपको घूम रहा है पूरे सोशल मीडिया माध्यम से, वो अधकचरा ज्ञान है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के अपने कर क्या रहे हैं कि आप डीडीओ क्या कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर के बना दे रहे हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था अब होने जा नहीं रही है। तो करना आपको क्या है, पहले आके देखिए सब्सक्राइबर के नॉमिनीज डिटेल्स भी डालने हैं आपको। एक ही उतने ही से काम नहीं चलेगा। नॉमिनी ऊपर वैसे था लिखा हुआ, लेकिन उसमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी, सिग्नेचर इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। ये सब हम कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको ऑनलाइन करना है तो सीधा आप जा सकते हैं इस जगह पे, आपको इस वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। जो आपको अगर जाना होगा तो एनएसडीएल के साइट से आप जा सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उनसे क्वेरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। ये डीडीओज के नंबर है, ये डीडीओज के नंबर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के डीडीओज हैं। अब आपको बता दें, जो बीपीएससी से जो बहाल अभी शिक्षक हुए हैं, वो उनके डीडीओ यही सारे हैं। वो सारे के सारे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले डीडीओज हैं। पुराने जो जितने शिक्षक हैं, आप देखिएगा ब्लॉक स्तर पर जो डीडीओज बने होंगे, जो उन्हीं में से जो सबसे सीनियर होता है वही वो आपको डीडीओज बनते हैं। लेकिन अब कुछ जहां पुराने टीचर्स हैं ही नहीं कहीं, तो उनमें क्या है, बीओ को बना दिया गया है डीओ, ठीक है, बीओ बन गए हैं। लेकिन अब जो नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाले डीओज डीडीओ होते हैं, जो आपको डीओ होते हैं और डीपीओ बनाए जाते हैं। दोनों में से कोई जो भी विभाग इसको करे। तो बहुत से ऐसे जिलों में आपको डीपीओ को बनाया गया, बहुत से ऐसे जिलों में आपको डीओ को बनाया गया। और इसमें एक और बात है, इसमें होता है डीडीओ जो होते हैं वो, इसमें एक होता है मेकर और एक होता है इसमें चेकर। एक मेक करता है और ये चेकर क्या करता है, उसको वेरीफाई कर देता है। तो वहां भी दो लोगों की बनती है, लेकिन मेकर बेसिकली आपको डीडीओ होते हैं। ये चेकर एक ऑफिशियल आपका उससे सीनियर रैंक है, उसको वेरीफाई करने के लिए वो बनाया उनको जाता है। खैर, इन सब चीजों को हम यहाँ छोड़ते हैं, हम डीडीओ पे बात कर लें। तो यहाँ जानना जरूरी है, और ये 99% ये कही जा रही है, और बात जो विभागीय स्तर पर निकल के आ रही है कि जो जिला का डीडीओज है, जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए, वही डीडीओ जो है आपको इसमें भी विशेष शिक्षक के रूप में भी वो कार्य करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्लॉक स्तर से जो डीडीओ होते हैं, वो वहां भी वेतन की व्यवस्था अलग हो जाती है। वहां वो एसएससी के माध्यम से उसे के तरफ से बैंक के थ्रू जाते हैं, और एक होता है आपको ट्रेजरी से जाना वाला। तो ये जो डीडीओज होंगे, इनके
इनके थ्रू जो चीजें जाएंगी वो ट्रेजरी के माध्यम से पैसा आपको भुगतान होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपका बैंक के माध्यम से जा रहा होगा, और जो अभी बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं इनका ट्रेजरी से जा रहा होगा, जिससे आप उनका वेतन कभी आपसे पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है। अभी देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले बीपीएससी के से बहाल अभी शिक्षकों का आपको वेतन आ गया है, क्योंकि उनका भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से हुआ है। और आपका भुगतान एसएसए और जीओबी के माध्यम से जो अगर होगा एसएसए के माध्यम से, तो वो बैंक के माध्यम से हो जाएगा। तो अभी अगर डीडीओ इन दोनों में अगर मामला बदलते हैं तो ये चीजें भी बदल जाती हैं, फिर एचआरए में इसका रोल आ जाता है। इसलिए इन सब चीजों को जानना है और बहुत जल्दी करनी नहीं है। जो बेचैनी मचा रहे हैं कुछ लोग, और खासकर यूट्यूब पे ही मचा रहे हैं, मैं भी चूंकि यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको शुरू से भी कह रहा हूं कि अभी नहीं बेचैनी करनी है। चीजों को देखिए, चीजों को समझिए। हाँ, विभागीय स्तर से है कि इस महीने का वेतन डिले नहीं होना चाहिए, तो आपके पास अगर इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो उसके अनुसार आप जाइए। तो आपको देख लीजिए कि मेरे कहने के पीछे का तर्क क्या है। 2 3 4 तर्क मैंने बताए, अब देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। देखिए, अगर ऑनलाइन ही सारा काम होगा, ऑफलाइन कुछ होने जा नहीं रहा है। ये आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जाके आप सारा काम कर सकते हैं। एनपीएस अनुरोध शुरू करने के लिए डीडीओ यानी डीओ डीपीओ का चयन करना आवश्यक है। ये इंस्ट्रक्शन आपको बीपीएससी के लिए बहाल जो टीचर्स आए थे उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन आए थे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा, अब वहां प्राण नंबर के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। एक चीज और जान लिए कि अगर कुछ निर्देश, यहाँ देखिए कुछ निर्देश हैं, ये जानिए। उसमें जो प्राण स्टार्टिंग का डिजिट होता है जिसका 1 होता है, पॉसिबल टू माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर टू एजुकेशन। अब दूसरे सेक्टर में वो काम कर रहे हैं और एजुकेशन में आते हैं, वहां उनकी संख्या किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होने वाले प्राण नंबर की व्यवस्था होती है। अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग में किया जा सकता है। उसी तरह जो संख्या 4 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए ये आईसीएसएस फ्रॉम फॉर्म भरकर डीडीओ डीपीए के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित किया जाता है। ये बहुत सारा चीज जानना हमको जरूरी नहीं है। एक चीज हमको ये जानना जरूरी है कि ध्यान रखिएगा, अगर स्थानांतरण की बात आती है वहां कुछ चीजों पे ध्यान दिया जाता है। एक चीज बेसिकली लगभग लोग शिक्षक जो हैं, बीच में जो बहाल शिक्षक हैं, उनकी पहली बार उनका प्राण नंबर बन रहा है तो यहाँ स्थानांतरण आदि इत्यादि की बात नहीं बनती है। बस एक ही बात आएगी जो आपके सामने मैंने किया है, ये 5 नंबर पॉइंट। यहाँ लिखा गया है कि संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। संबंधित शिक्षक को प्राण का नए सिरे से आवेदन करना पड़े। ये क्या है? एपीवाई है। जो एपीवाई वाला पेंशन वाला है वो पॉसिबल नहीं होगा, वो आपको नया प्राण जनरेट कराना होगा। क्यों? इसके लिए आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आइए हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अटल पेंशन योजना लिया हुआ है जिससे उनको प्राण कार्ड जनरेट हुआ है, प्राण नंबर बना है। अब यहाँ लिखा हुआ है अटल पेंशन योजना प्राण इज नॉट एन एनपीएस अकाउंट। ये एनपीएस अकाउंट नहीं है। सेपरेट प्राण शुड बी जनरेटेड, यानी अलग से प्राण जनरेट की जानी चाहिए। प्लीज नोट दैट प्राण ऑफ एपीआई बिगिन विथ 5। 5 से आपके जो प्राण बने होंगे एपीवाई वाले, 5 नंबर यानी डिजिट, यानी 5वें मतलब अंक से वो स्टार्ट होंगे। यहाँ हिंदी में भी उन्होंने लिखा है कि प्राण अटल पेंशन योजना, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं, अटल पेंशन योजना और एनपीएस अलग अलग हैं। तो ये चिंता खत्म हो जाए आपकी कि अटल पेंशन योजना से प्राण कहीं यहाँ कन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों आप अलग अलग पेंशन पाएंगे। जिन लोगों ने कराया है उनको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगा जब वो रिटायर होंगे। तो एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है। एपीवाई प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा, यानी जो जहां है वैसे ही वो काम करेगा, दोनों अलग अलग काम करेंगे। कृपया ध्यान रखें, एपीवाई प्राण की शुरुआत हमेशा 5 से होती है। ये कुछ बातें हो गई। उसके बाद देखिए, प्राण जब जनरेट होता है तो कई सारी चीजें में होता है। आपको हम आगे बताएंगे कि प्राण जब जनरेट होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकता है। आप एक व्यक्ति के रूप में भी जाके करा सकते हैं। बैंक में जाइए, कहिए कि हमारे को एनपीएस अकाउंट खोलना है, इमीडिएट खोल देगा वो। कॉर्पोरेट होता है, एक आपको प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी खोली जाती है, और दूसरा होता है, और चौथा होता है सरकारी। इसी तरह कई सारे होते हैं। आइए हम ऑनलाइन चल के देखते हैं कि कैसे प्राण का काम होता है और कैसी ये चीजें जनरेट होती है। आइए उसको ऑनलाइन देखते हैं, कैसे डीडीओ का वर्क वहां हो रहा है। हम आ गए अपने गूगल क्रोम को हमने ओपन कर लिया। अब गूगल क्रोम पे आए, गूगल में ही हम डालते हैं आपको ई एनपीएस एनएसडीएल, ये अभी डाल सकते हैं और सीधा आप उसका अगर डोमेन याद है यानी वेबसाइट का नाम याद है वो सीधा डाल सकते हैं, और सबसे शुरू वाले को हम आपको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने उसका होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज खुल के आएगा, आपको यहाँ सामने दिख रहा है रजिस्टर नाउ और कंट्रीब्यूट नाउ। हमको अभी रजिस्टर करना है। मैं इसमें प्रोसेस आपको जो ब्रीफ
प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रजिस्टर्ड हमने कर दिया। जैसे इसको रजिस्टर करेंगे तो कई सारी चीजें खुल के आती हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप एनपीएस के लिए प्राण अकाउंट जनरेट करने के लिए आप एनपीएस के लिए इंडिविजुअली सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर बन सकते हैं, एनआरआई या ओसीआई सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। उसके अलावा आगे भी है, वो आपको सब्सक्राइबर बनाने की बात है, उसके भी और भी काइंड है। आपको दिख रहा है एपीवाई सब्सक्राइबर जिसकी मैंने बात की, जीडीएस सब्सक्राइबर, आपको एपीआई का मतलब अटल पेंशन योजना, इस एनपीएस वात्सल्य माइनर्स के लिए होता है। अब हमको चूंकि और से लेना देना है नहीं, हमको लेना देना है आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर एनपीएस। जो हु कैन रजिस्टर फॉर एनपीएस, कौन रजिस्टर हो सकता है, वो जिसके लिए बताया गया। हम किस पे जाएंगे, हम लाइबल हैं और हम एलिजिबल हैं इसके लिए। अब आइए देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात, वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए। तो अब देखिए यहाँ, अगर आप इफ रजिस्टरिंग विथ आधार, यानी आप अगर आधार से रजिस्टर हो रहे हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है, अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर जो आपके पास है, आपको तो मिला होगा, वो आपके लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि इंप्लॉय आईडी कार्ड यहाँ लगेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए आप आधार से नहीं जा रहे हैं तो किसी और चीज से जा रहे हैं, यहाँ आइए, वर्चुअल आईडी से जा रहे हैं, वहां भी ये सेम ही का चीज पूछ रहा है। आधार ऑफलाइन एक्सएमएल से जा रहे हैं, वहां भी सेम चीज पूछ रहा है। ये लगभग हर कंडीशन में सेम ही चीज वो पूछ रहा है। तो अगर लगभग हम जाएंगे आधार से। क्लियर हो गया। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात क्लियर हो गई। साथ वहां हमने जाना, कुछ चीजें हमने यहाँ जान लिया। यहाँ ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर की बात हो गई, इंप्लॉय आईडी कार्ड की बात हो गई। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका वेबसाइट कह रहा है एनपीएस। अब यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद अब क्या कहेगा, ये आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहेगा, यहाँ अकाउंट, यहाँ पैन नंबर डालने के लिए कहेगा, ये मोबाइल नंबर डालने के लिए कहिएगा, और यहाँ ईमेल आईडी। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जिन लोगों ने पहले से एपीवाई खोल रखा होगा और जो लोग न्यू होंगे, दोनों के लिए इस स्टेप के बाद, यहाँ बिगिन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इस स्टेप के बाद आपको चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि एपीवाई में जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी एनपीएस के तहत ले दे के वो भी वही है, तो एनएसडीएल में उनके जो पैन नंबर है वो रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर वहां रजिस्टर्ड है, आपको डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है। ये उसको क्या करता है, आगे जाके उसको सिंक करता है। तो दोनों के थोड़े इंटरफेस अलग हो जाते हैं। क्या यानी वो आधार नहीं मानता है। जो लोग का एपीवाई है उन लोगों के लिए क्या करता है कि वो आपको आधार नहीं मांगता है, लेकिन जो नया होता है उसके लिए आधार वो आगे जाके मांगता है। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। हम न्यूली चलते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एपीवाई नहीं है। अब यहाँ हम सारा इंफॉर्मेशन डालेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, और हम यहाँ इंफॉर्मेशन पहले डाल लेते हैं। हमने इंफॉर्मेशन डाल दिया है। अब ये उसको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है काइंडली होल्ड ऑन, वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल। यहाँ देखिएगा ये लिख रहा है, ये कर रहा है काम, ये वेरीफाई कर रहा है डिटेल। और जैसे वेरीफाई इसने डिलीट कर दिया, ये आके न्यू रजिस्ट्रेशन क्या सब्सक्राइबर का ये फॉर्म खोल के आ गया। देखिए इसका टाइम आउट कार्ड जो होता है 19, यानी अब 33 हो गया, यानी 20 मिनट का समय ये हमको देता है पूरे फॉर्म को भर देने के लिए। अब देखिए हमने यहाँ आगे देखा रजिस्टर विथ आधार, हम आधार से ही करेंगे लगभग लोग, वहीं से करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन आधार नंबर, आधार नंबर सिलेक्ट करके, तीन ऑप्शन भी, आधार वर्चुअल आईडी भी है, आधार ऑफलाइन एक्सएमएल भी है, लगभग सब लोग आधार से ही जाएंगे। अब आती है बात यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट से, कौन से स्टेट से है वो सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप बिहार है, बिहार से सिलेक्ट है। अब बात आता है एसोसिएटेड ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिस यानी डीडीओ। अब डीडीओ की बात आती है, तो बहुत सारे लोग देखे हैं, जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है, कुछ लोगों ने यहाँ ब्लॉक वाले को भर दिया है। अभी नहीं भरेंगे आप बस इस इंफॉर्मेशन को देखिए, अभी नहीं कीजिए जब तक आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आता है। अभी कहीं किसी भी जिले में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग सब लोग अपने मन से भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक आपके डीडीओ को डिसाइड नहीं किया गया है कौन डीडीओ होगा, भले घूम रहा है, उसमें सच्चाई लग रही है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से यही डीडीओ डिसाइड किए गए थे। तो आपको बस प्रोसेस जानना है ताकि आप जानकर अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। अब देखिए यहाँ कैसे काम करेगा। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप मान लीजिए कि मैं एक डीडीओ का नाम लिखता हूँ, उनका आईडी लिखता हूँ, एक डीडीओ है। अब ये डीडीओ मैंने आपको देखिए स्टेट गवर्नमेंट चूज कर लिया है, अपना स्टेट क्या है वो चूज कर लिया है, और फिर हमें अपना वो जो डीडीओज के यानी एसोसिएटेड ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिस के जो उनका आईडी है वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो आइए इस जो आईडी है वो हम यहाँ डालते हैं। वो आईडी आपको है SG
इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर्सर यहाँ से बाहर भाग गया है। GV 140 11 3 डी एक डिस्ट्रिक्ट का है जिसको मैं ऑप्शन के रूप में दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको यहाँ किया, देखिए नीचे देखिए डीडीओ के नाम, पीएओ यानी डीटीओ के नाम, आपको पीआरएओ और डीटीए के नाम, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री का नाम भी फिल हो गया। जैसे हमने इसको किया, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक आपको फिल हो गए। अब आपको नीचे जब चलेंगे तो नीचे देखिए आपको दिखेगा अपने आधार नंबर को डालने का। अब यहाँ आधार नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ आधार नंबर हम अपना डालेंगे और फिर ये जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये चेक बॉक्स ऐसे नहीं आ जाएगा। ये चेक बॉक्स आपको, मान लीजिए इसको अगर मैं हटा के देखता हूं, अगर इसको हटाना है, हटा दिया, तो अगर आपको करना पड़ेगा तो ये यहाँ अभी तत्काल हो जाएगा, लेकिन ऐसे पहले से पूर्व से किया हुआ है इसलिए वहां दिख रहा है, वो आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब ये ऑटोमेटिक ये ऐसे होगा। बिना किए हुए चेकबॉक्स नहीं होगा। अब यहाँ जनरेट ओटीपी जाइए, जैसे जनरेट ओटीपी पे जाइएगा, यहाँ अभी आधार नंबर चूंकि मैंने डाला नहीं है इसलिए कह रहा है कि प्लीज इंटर 12 डिजिट आधार नंबर। जब आप आधार नंबर डालिएगा आपके मोबाइल पे उसका ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी जाएगा, आप उसको कंफर्म कीजिएगा और कंफर्म करने के बाद आपसे सारी इंफॉर्मेशन हो, ना पूरा नाम, पूरा आपका एड्रेस, पूरा आपका डिटेल्स फिर से वो फिल कराएगा, बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कराएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित चीजें कहेगा, उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड कराएगा, फोटो आपके अपलोड कराएगा, उसके अलावा आपसे जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं वो अपलोड कराएगा, आपकी आईडी अपलोड कराएगा। इस सबको आप स्कैन करके अपने पास रखें, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना, जब चीजें जब दिमाग में आ जाएंगी तो आप उसको करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अभी करें, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वेट करें, बहुत ज्यादा कुछ आग नहीं लग जाएगा अगर 1 2 दिन लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी डीडीओ डिसाइड नहीं हुआ है ऑफिशियली। हमने बताया कि डीडीओ डिस्ट्रिक्ट वाले ही होंगे, हो सकता है कहीं ब्लॉक वाला कर दिया जाएगा, विभाग है, अभी कहीं कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। अगर अब मैं आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप उठा के देखिए, कहीं प्राण और एनपीएस से संबंधित ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। जो लोग हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होकर सारी से सारी काम कर रहे हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड अभी नहीं होना है, आपकी जॉब से संबंधित चीजें हैं तो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होइए, वेट कीजिए 1 से 2 दिन। उसके बाद फिर जैसे ये चीजें आपको पब्लिश हो जाएगी, ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा, मैं आगे की प्रोसेस आपको ऑनलाइन डेमो के माध्यम से इमीडिएट ला दूंगा। आप अगर लेट भी होता है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं समय निकाल के उन चीजों को आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अब बात रही यहाँ आधार कार्ड की, यहाँ आधार कार्ड उन्हीं से पूछा जाएगा जो न्यूली आपको यहाँ आएंगे, न्यूली होंगे। एपीवाई वाले आप कहेंगे सारे के सारे तो न्यूली हैं, जो एपीवाई वाले हुए वो अगर यहाँ आपको किए रहते हैं और वो जब आगे फर्दर बढ़ेंगे तो उनके लिए यहाँ नहीं पूछता है, वो सीधा कंफर्म पूछेगा, यहाँ कंफर्म पूछेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एनपीएस यानी एनएसडीएल के पास उनका पहले से पैन, मोबाइल, डीओबी और आधार पहले से वहां है। क्योंकि इस पेज पे आने से पहले आपने देखा होगा वो वेरीफाई कर रहा था, मैंने जिस आपको बताया था वेरीफाई कर रहा था, उसी वेरीफाई में वो वेरीफाई आपका पैन, मोबाइल इत्यादि सब वेरीफाई कर लेता है, उसको आपके आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए एपीवाई में केवल सीधा यहाँ कंफर्म लिखा रहेगा, न कि जनरेट ओटीपी रहेगा। कंफर्म हो जाएगा और आगे के सारे डिटेल आपको भरने के लिए कहेगा, तो आप खुद से भर सकते हैं, नहीं तो आप वहां जाइए। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपने आप को इसलिए आगे लेके आया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम जाके पैन कार्ड अपना जनरेट कराएं कि नहीं कराएं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आता है बीपीएससी वालों से आप जाके पूछ सकते हैं, उनके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया था, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।